पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं और उनके अचेतावस्था का फ़ायदा उठा करके लोग अपने बेटी को, अपने दामाद को, अपने जीजा को, अपनी पत्नी को जगह दिलवा रहे हैं। जीताराम मांझी जी को तो पहले झांकना चाहिए कि क्या मांझी परिवार में और कोई टैलेंट व्यक्ति नहीं था, समर्पित व्यक्ति नहीं था? सबसे काबिल व्यक्ति उनको अपना दामाद ही दिखाई पड़ा, जो मखदूमपुर से जो चुनाव हार करके आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी का दौरा भी चालू हो गया है और देश के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े मंत्री अब बिहार में कैंप करेंगे। चूंकि तमाम बड़े लोग कैंप करेंगे तो जाहिर है, लाजिम है कि बिहार के जो तापमान है राजनीति का वो चढ़ेगा, चढ़ भी रहा है। पूरे बिहार में पोस्टर वार जारी है। आयोगों का दौर है और आयोग बनाए भी जा रहे हैं। देश में बहुत आयोग बने, लेकिन इस बार बिहार 2 कदम आगे बढ़ गया है। उस पर विवाद शुरू हो गया है। तमाम मुद्दों पे क्या विवाद है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मखदूमपुर से विधायक सतीश दास हैं। सतीश जी, आयोग बन रहा है, लोग उसके सदस्य बन रहे हैं। अच्छा तो है जो पुराने आयोग सस्पेंड थे वो फिर से बना दिया गया है। क्यों राजद हमलावर है? ये राजद हमलावर नहीं है, ये बिहार के आवाम जो देख रही है कि आयोग में तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं वर्करों को जगह मिलता है जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, जिनको एमएलसी, राज्यसभा, विधान परिषद जाने का मौका नहीं मिला, वैसे सीनियर वर्कर्स को आयोग में जगह मिलता है जो जनहित का काम करते हैं। लेकिन इस बार आयोग अपने आप में अनोखा है कि आप देख सकते हैं कि आयोग में दामाद लोग को जगह मिल रहा है। चाहे रामविलास पासवान जी के दामाद हों, जीताराम मांझी जी के दामाद हों, अशोक चौधरी जी के दामाद हों, तो इसीलिए इसको जमाई आयोग या दामाद आयोग लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो और या फिर देखिएगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो अपने पत्नियों को भी आयोग में जगह दिला रहे हैं। अरे भाई, आप कहाँ किस और राजनीति को लेके जा रहे हैं? ये रेवड़ी के जैसा आयोग बांट रहे हैं। तो इसीलिए हम तो बिहार में जो हालात है उसके लिए तो यही कह सकते हैं कि अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन सबका एक सिवाला, और कौन है किसका बहनोई, और कौन है किसका साला। जी, स्थिति तो वहाँ आ गया है जी, सबका एक सिवाला हो गया है। और पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं और उनके अचेतावस्था का फ़ायदा उठा करके लोग अपने बेटी को, अपने दामाद को, अपने जीजा को, अपनी पत्नी को जगह दिलवा रहे हैं। आप देखिए कि संजय झा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है जदयू के, उनकी दो बेटी को सुप्रीम कोर्ट में काउंसलर के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाता है। एक बार में अनोखी घटना है भाई। तो ये क्या दर्शाता है कि देश में आम बेरोजगारों को, आम जो ज़मीन से काम करने वाले लोग को जगह नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से इसीलिए ये सवाल उठाया गया है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो परिवारवाद पे राष्ट्रीय जनता दल का परिवार उनको दिखाई देता है, लेकिन वही चिराग पासवान जी का परिवार नहीं दिखा देता है कि भाई चिराग पासवान जी खुद ही सांसद है, उनके जीजा जी सांसद हैं, एक जीजा जी आयोग में चले गए हैं, और भी परिवार के कई सदस्य उनके राजनीति में रहे लगातार। रामविलास पासवान जी के 3 भाई राजनीति में रहे, भतीजा रहे, बेटा रहे, वो नहीं दिखाई पड़ता। जीताराम मांझी जी तो परिवारवाद का अनूठा उदाहरण है कि जीताराम मांझी जी स्वयं हैं, उनकी समधन है, उनके बेटा मंत्री हैं बिहार में, उनकी पुतोह विधायक हैं, और देखिए उनके दामाद अब आयोग में आ गए। तो क्या परिवारवाद ये नहीं दिखाई देता है आपको नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को? और एक सबसे बड़ा जो सवाल है जी, वो सवाल है कि अशोक चौधरी जी ने बहुत सफगोई से स्वीकार किया कि उनके दामाद जो न्यायिक बोर्ड में है, ठीक है, वो जो है न्यास बोर्ड में, वो आरएसएस कोटा से है जी। मतलब आरएसएस का कोटा चलता है इस देश में। तो भाई आरएसएस कोटा से संजय झा जी जदयू में है, आरएसएस कोटा से संजय सिंह है। कौन कौन है बताना चाहिए उनको कि जीतनराम मांझी ने कहा है कि लालू प्रसाद परिवार भी आयोग एक बना देना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? जीताराम मांझी जी को तो पहले झांकना चाहिए कि क्या मांझी परिवार में और कोई टैलेंट व्यक्ति नहीं था, समर्पित व्यक्ति नहीं था? सबसे काबिल व्यक्ति उनको अपना दामाद ही दिखाई पड़ा, जो मखदूमपुर से जो चुनाव हार करके आए थे।
चुनाव से जीत करके आते तो अच्छी बात था। तो ये आयोग में जगह जो देने का काम किया गया है। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो परिवार बनाया उसमें आप देखिएगा, तो आयोग जब 17 महीने की सरकार बनी तो ऐसे ऐसे वर्करों को जगह मिला कि भाई आप देखिए कि मुन्नी रजक जी को एमएलसी भेजा गया, एक समर्पित कार्यकर्ता को। तो वहीं आप देखिएगा प्रभावती मांझी को महिला आयोग की सदस्यता बनाया गया। तो आप देखिएगा वहीं राजेंद्र राम जी को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया। वहीं आप देखिएगा कि हमारे पार्टी में एक अम्बेडकर जी हैं, बहुत साधारण सा वर्कर है, उनको सदस्य बनाया गया। आप हमारे पार्टी में देखिएगा तो तिवारी जी को सदस्य बनाया गया। तो ये इस तरीके से जो समर्पित वर्कर थे उनको आयोग वार्ड निगम में जगह मिला, इसलिए कि दामाद को जगह मिला। आपने अंबेडकर जी का जिक्र किया, अभी खूब जोर शोर से ये चलाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अंबेडकर का अपमान किया है, क्या कहेंगे? कि लालू पर जो लोग इस बात कह रहे हैं उन पर हंसी आती है। यदि आज उस वीडियो फुटेज को, इस फोटो का आपने देखा होगा, तो एक कार्यकर्ता आता है लालू जी के जन्मदिन पर, उनको लगता है कि लालू जी को हम क्या दें, तो हम लालू जी के लिए बाबा साहब की तस्वीर से बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता है। तो लालू जी के पास में वो जाता है, चुप निकालता है, और जो उनके मेडिकल जो उनके साथ प्रिकॉशन जो बरतना है, सावधानियां बरतना है, इसके वजह से लोगों ने कहा कि भाई नज़दीक नहीं जाए। तो लालू जी के पास में ही रख के उस फोटो खिंचवाता है, जिस फोटो को लालू जी देखते भी नहीं हैं। सभी लोगों ने देखा, लेकिन दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के कोटे से आने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से सदन में उठ करके अम्बेडकर का अपमान किया, जिस पे पूरा सत्र लोगों ने उस सत्र का पुरजोर विरोध हुआ। लेकिन बीजेपी के लोग इतने बेशर्म हैं कि माफ़ी तक नहीं मांगने का काम किया। यही बीजेपी के लोग, बीजेपी शासित राज्य में आप जाकर के देखिए कि भाई जहां मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट ने बाबा साहब की मूर्ति लगाने का आदेश दिया, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं कि जब भी जिन बीजेपी शासित राज्यों में आप देखिए कि ऊना की घटना गुजरात में घटा, दलितों को ट्रक में बांध करके खींचा गया, और वैसा सीन आज तालिबान में भी नहीं होगा जो ऐसा सीन गुजरात में देखने को मिला। या फिर आप देखिए कि जब भीमा कोरे गांव के 200 साल पूरे हो रहे थे, उसके उत्सव याद दिवस में, शौर्य दिवस के रूप में जब भीमा कोरे गांव में लोग इकट्ठा होते हैं, और किस तरीके से सामाजी भेड़े जो नरेंद्र मोदी जी के गुरु हैं, उनके इशारे पर लाठी चार्ज होता है, गोली चार्ज होता है, और उस भीड़ को तितिर बितिर उन पर हमला किया जाता है, और दलितों का किस तरीके से अपमान किया जाता है। तो बीजेपी से क्या दलितों बाबा साहब का सम्मान सीखने का है? लालू यादव से पूरे देश और दुनिया को बाबा साहब का सम्मान सीखना चाहिए कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ पटना के हाई कोर्ट के सामने ही बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगाया लालू यादव, बिहार के हर एक जिला मुख्यालय में लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का काम किया। जिस बाबा साहब को लोग कैद करके रखे थे, उस बाबा साहब को लालू यादव जी ने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। और आप देखते हैं कि जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें लालू यादव और उस समय जनता दल का मजबूत सरकार थी, तो बाबा साहब के मरणोपरांत 35 साल बाद भारत रत्न दिया गया। ये है लालू यादव जी का इतिहास, और इसलिए लालू यादव जी से सीखना चाहिए कि दलित, पिछड़ा, कलियत, गरीब, गुरबे और बाबा साहब के मानने वाले और बाबा साहब का विचारधारा का किस तरीके से सम्मान किया जाता है। आप भी दलित कोटे से आते हैं, मखदूमपुर आपका सीट है, 5 साल हो गए, जनता अब रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। आप विपक्ष में रहे 5 साल, थोड़े दिनों के लिए सरकार भी आई, क्या लगता है काम कर पाए या मलाल रह गया कि 5 सालों में जितना सोचा था उतना काम नहीं हो पाया? देखिए, जितना सोचा था वो सभी काम तो नहीं कर पाए, लेकिन जो सोचा था उसको मजबूती से कर पाया। सबसे पहला मैंने सोचा था कि जब लालू प्रसाद यादव जी से जब विधायक बनने के बाद मिलने गए, तो लालू यादव जी को मैंने कहा जय भीम सर। उन्होंने पास बुला कर के कहा तुम तो अम्बेडकरवादी हो। उनकी जी सर है। तो मालूम है मैंने
क्या किया बाबा साहब के लिए, हमको सारी बातें बताई कि आपने जिला मुख्यालय में जो बाबा साहब की मूर्तियां हैं आपने लगाया, तो आप क्या करेंगे। तो हमने कहा था कि हम सर बाबा साहब को पंचायत तक पहुंचा देंगे। इसीलिए हम जब विधायक बने तो हमने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि, जिसको विधायक ऐच्छिक निधि कहा जाता है, उससे हम अपने सभी पंचायतों में लगभग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय बनाने का काम किया। और ये पूरे देश और भारत में या बिहार में एक अनोखा मेरा विधानसभा होगा जहाँ पर एक साथ इतने सारे पुस्तकालय का निर्माण किया गया। दूसरा काम हमने किया कि सुखदेव प्रसाद वर्मा एक बड़े बहुजन लीडर होते थे, उनके नाम पर मखदूमपुर का रेफरल अस्पताल था जहाँ बिल्डिंगें जर्जर थी। जब तेजस्वी यादव जी थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार में थे, तब हमने उनसे मांग किया और तेजस्वी यादव जी की अनुशंसा पे वहाँ पर 2-2 बिल्डिंगें हमने बनवाने का काम किया। मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट एक मेडिकल अस्पताल की बिल्डिंगें हमने बनवा करके आम जनता को हमने समर्पित किया और दर्जनों हमने स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया और इस तरीके का काम हमने किया। और लगभग 150 से ज़्यादा जो सड़कें थी, जो जीर्ण थी, उसका जीर्णोद्धार करवाया। जो बसावटें छूट गई थी उसमें नई सड़कों का निर्माण करवाया। जो नहरें जो थी या उप नहरें जो थी, छोटी नहरें थी, उन तमाम नहरों का खुदाई करवाया और टॉप से लेकर टेल तक पानी की गारंटी हमने करने का काम किया। और सभी हाई स्कूल जो हैं वहाँ प्रबंधकारिणी की बैठकें हमने नियमित रूप से की। और आपको बता दें कि मखदूमपुर पहला बिहार में ऐसा विधानसभा बना जहाँ पे बालिकाओं के विद्यालय में हमने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगवाया, जहाँ पे 2 रुपया डाल करके बच्चियाँ स्वस्थ सैनिटरी पैड ले सकती हैं। ये करीब करीब विद्यालयों में है। हाँ, अब सरकार ने तो फैसला ही ले लिया, नीतिगत फैसला कि सब में करेंगे। अब सब मिलेगा, पूरे बिहार मिलेगा। तो मखदूमपुर ने पहले करके दिखाया। उदाहरण मखदूमपुर ने पहले लाइब्रेरी बनाया पंचायत में। अब सरकार ने, तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे, उन्होंने घोषणा किया कि हर एक पंचायत में पुस्तकालय बनेगा। तो मखदूमपुर ने पहले करके दिखाया, इसको बिहार ने उसको और आगे बढ़ाया। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अनुसूचित जाति की आबादी मखदूमपुर में बड़ी संख्या में है। उनके बच्चों के पठन पाठन के लिए धरौत जैसे सबसे बड़े जगह पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बनवाया, जिसमें 720 बच्चे आवासित होकर 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के पढ़ाई करेंगे। उसके साथ साथ दक्षिणी जो काको में आता है डरसैया पंचायत में, वहाँ पे बालिकाओं के लिए 720 बेड का हमने आवासीय विद्यालय का भवन बनवाया और वहाँ पर 720 बेड नए भवन में सभी लोग रह के बच्चियाँ अपना पठन पाठन का कार्य कर रही हैं। दूसरा, काको में अति पिछड़ी जाति की बच्चियों के लिए 520 बेड का अति पिछड़े बालिका विद्यालय बनवाने का काम किया। और उसके साथ साथ मखदूमपुर में 100 बेड का सावित्रीबाई फुले छात्रावास का निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी है। तो ये काम हम लोगों ने बहुत प्रयास करके यहाँ तक मखदूमपुर को लेकर के आए हैं। अभी और काम बाकी है। महिलाओं का डिग्री कॉलेज वहाँ, बच्चों का डिग्री कॉलेज वहाँ स्थापित करना है। मखदूमपुर में ऐसे कोई उद्योग धंधे लगे जो कृषि आधारित उद्योग हो, और जो वहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको वहाँ पर हम कैसे रोक सकें, इन तमाम सवालें हैं। मखदूमपुर में जो रेफरल अस्पताल है उसमें ऑपरेशन की व्यवस्था, उसमें अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन की व्यवस्था, इन तमाम व्यवस्था अभी मैं नहीं करवा पाया हूँ, उसको करवाने की मेरी पूरी इच्छा है और वो आने वाले दिन में हमें मौका मिलेगा तो ये सब काम करवाएंगे। दूसरा, मखदूमपुर ऐतिहासिक जगह है, बराबर का पर्यटक स्थल है। दुनिया का पहला मानव निर्मित सम्राट अशोक के समय का बराबर का पर्यटक गुफाएं हैं। उन गुफाओं को वर्ल्ड एडवेंचर साइट में हमने शामिल करवाया और वहाँ पर तेजस्वी यादव जी ने जा कर के दो आपने रोपवे की शुरुआत की, जो काम अभी जारी है। ये सरकार बदल गया, शिथिलता से काम हो रहा है, अब तक उसको चालू हो जाना चाहिए था। तो 2 रोपवे यदि चालू हो जाएगा तो मखदूमपुर पर्यटन के मानचित्र पर आ जाएगा, बुद्धिस्ट सर्किट से वो जुड़ जाएगा। तो बोध गया, राजगीर आने वाले हर एक पर्यटक बराबर हो करके जाएगा
तब जाकर उस इलाके का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ये हमारा आने वाले दिन में फ्यूचर में प्लान है। तेजस्वी यादव पिछली बार खूब कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई की सरकार लेके चल रहे थे। जनता ने भर के वोट भी दिया, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आप लोग आए। 17 महीने की जब सरकार बनी तो आपने कहा कि हम रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं हमने रोजगार दिया, नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि रोजगार की बात जो आप लोग कह रहे हैं इस चुनाव में वो चलेगा और नौजवान युवा आपके साथ खड़ा दिखाई देगा? देखिए, बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जी जहाँ पे आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एजेंडा सेट किया चुनाव का। जी हम लोगों ने बेरोजगारी को मुख्य एजेंडा बनाया पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने। जी और उन्होंने कहा कि हम पहले कैबिनेट में पहले कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जी सरकार हमारी मामूली सीट के 3-4 सीट के अंतर से नहीं बना पाए। जबरन चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई। जबरन जीते हुए कैंडिडेट को 12 वोट, 70 वोट, 72 वोट, 200 वोट, 300 वोट, मतलब 2000 से लेकर के 12 वोट तक के हम 27 सीटें हमें हराया गया, जिसके वजह से हम सरकार बनाने में चूक गए। और एनडीए और महागठबंधन के वोट में मात्र 12,000 का अंतर रह गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तेजस्वी यादव ने अकेले लड़ करके उनके 30-30 हेलीकॉप्टर को अकेले तेजस्वी यादव जी ने परास्त किया। प्रधानमंत्री से लेकर देश के सारे मुख्यमंत्री जो उनके शासित राज्य के थे, सारे कैबिनेट मंत्री यहाँ कैंप कर चुके थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने उन सबको परास्त किया। और जब 17 महीने सरकार में हम लोग को आने का मौका मिला तो हम लोगों ने एजेंडे पे नीतीश कुमार जी को लिया और अपने 17 महीने के शासनकाल में हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री तरीके से नहीं दी, सिर्फ नहीं दिया, हमने जाति आधारित गणना करवा करके दलित पिछड़ों को 65% तक आरक्षण का दायरा को बढ़ाने का काम किया। ये 17 महीने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिस पर बीजेपी जदयू के लोगों ने जाकर के कोर्ट में रोक लगवाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने इसमें अड़ंगा डाला, जातीय जनगणना में भी भाजपा ने अड़ंगा डाला, लेकिन हम लोगों ने जातीय आधारित गणना करवाई और रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों ने आरक्षण के दायरे बढ़ाया। हम लोगों ने तय किया कि भाई 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपया प्रति माह से कम है, तो ऐसे परिवारों को हम 2 लाख रुपया एक मुफ्त मदद करेंगे। हमारी सरकार चली गई, इस बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। और दूसरा हम आपको बता दें कि भाई जो यहाँ पर 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, जिनको एनडीए सरकार कहती थी कि भगवान भी आ जाएगा तो उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने उनको राजकर्मी का दर्जा दिया। उनको समान कार्य समान वेतन से जोड़ने का काम किया। तालमी मरकत विकास मित्र टोला सेवक को हम लोगों ने मानदेय को दुगना किया। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, सबके मानदेय को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों के भी, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के भी मानदेय को दुगना करने का हम लोगों ने काम किया। इन तमाम कार्य को हम लोगों ने किया। हम लोगों ने स्वास्थ्य नीति, टूरिज्म नीति, उद्योग नीति, खेल नीति बनाया और जो मेडल लॉ, नौकरी पाओ, ये स्कीम हम लोगों ने चालू किया। तो ये बिहार की जनता जान रही है कि 17 महीना की जो सरकार थी वो 17 साल की एनडीए सरकार पे भारी हुई। इसी वजह से बेचैनी में नीतीश कुमार जी को ऐन कैन प्रकरण से अपने साथ लेकर के गए हैं। आज नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में है। आज तो नीतीश कुमार जी ये भी नहीं पहचान रहे कि कौन महिला है और कौन बच्ची है, उन्हीं को माला पहना दे रहे हैं, उन्हीं को मेडल पहना दे रहे हैं और अपने सेक्रेटरी के तो माथा पे गमला रख दे रहे हैं। जन गण मन का अपमान क्या है, कभी ये बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? जो जन गण मन का अपमान कर रहे हो, किस तरीके से उनके सेक्रेटरी डांट रहे हैं कि चुपचाप रहिए, सीधा रहिए, खड़ा रहिए। ऐसा हालात कभी नीतीश कुमार जी इंजीनियर रहे, बहुत काबिल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन शरीर है, उम्र का तकाजा है, थक गए हैं, ये साफ साफ दिखता है। अब उनको एक सिर्फ क्या कहते पुतला बना करके और वो काम ले रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी के जो भुंजा पार्टी में है, एक भी अति पिछड़ा का कोई लीडर है, एक भी दलित कोई लीडर है, एक भी कोई पिछड़ी जाति से आने वाला लीडर उनके भुंजा पार्टी में है? उनके भुंजा पार्टी में कौन है? संजय झा है, संजय सिंह है, ललन सिंह है, तो भैया विजय चौधरी जी है। ये तमाम लोग कौन लोग हैं? किस वर्ग जाति जमात से आने वाले लोग हैं? तो क्या
बिहार के अति पिछड़ों ने, बिहार के दलितों ने, इसीलिए नीतीश कुमार जी को यहाँ तक लेकर के आए थे कि हमारा एक प्रतिनिधि भी आपके साथ बैठने के लायक नहीं है। तो ये सवाल बिहार के लोग पूछ रहे हैं। इस बार क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बना पाएंगे? कितना मनोबल टाइट है? इस बार बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है और बिहार की जनता इंतजार कर रही कि जितना जल्द चुनाव हो कि भाई हम ऐसे अचेत मुख्यमंत्री से फुर्सत टाइड और रिटायर्ड पदाधिकारियों के सहारे चलने वाली राज्य सरकार को हटाए और एक युवा जिसके पास विजन हो, बिहार को आगे ले जाने का विजन हो, जिसके पास महिलाओं को सम्मान का विजन हो। देखिए, हम लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये, 400 से वृद्धा पेंशन और विकलांगता पेंशन को हम लोग करेंगे। नहीं तो देखिए, उसकी कॉपी की गई और उसको कल ही आपने देखा कि उसको बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया। लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 1500 रुपया करेंगे और ये कमिटमेंट है। हम माई बहन मान योजना के तहत हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक घर की महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। तेजस्वी यादव जी का कमिटमेंट है, प्रण है। हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट जो बिजली से लोग परेशान है, स्मार्ट मीटर जो स्मार्ट चीटर बन गया है, इससे लोग परेशान है, हम प्रत्येक महिलाओं घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के युवा आयोग बनाएंगे। हम छात्रों को मुफ्त में फॉर्म भरने का मौका देंगे। उनको परीक्षा पर आने जाने पर जो खर्चा होगी सरकार वहन करेगी। इन तमाम काम को हम सब लोग करेंगे। डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और इस तरीके से बिहार के लोगों को पूरा का पूरा रोजगार मिल सके, ये तमाम व्यवस्था हम करेंगे। और आज भी हम चैलेंज देते हैं कि आज भी हम सब लोग नीतीश कुमार जी के साथ हो जाएंगे। यदि नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, जो नीतीश कुमार जी के सहारे चल रही है सरकार, ये जो जातीय आधारित गणना के बाद जो 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था और 10% EWS के आरक्षण को मिला जाए, 75% आरक्षण को वो 9वीं अनुसूची में शामिल करा दे, नीतीश कुमार जी का जयकारा हम लोग करेंगे। तो ये काम तो नीतीश कुमार करें कम से कम जी, बिहार के हित में, बिहार के दलित पिछड़ा कलियतों के हित में। तो ये काम भी नीतीश कुमार जी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अचेत है और वो करने के लायक नहीं है। अब नीतीश कुमार जी को छुट्टी पर जाने का काम हो गया। इसलिए नीतीश कुमार जी के लिए हम यही कर सकते हैं कि सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम और चल रे मनवा लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा। अब नीतीश कुमार जी को वहां जाकर के अब अपना राम मंदिर बन गया, वहां का मुख्य पुजारी उनको बनाना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सतीश दास थे, जो साफ साफ कह रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से पूरे बिहार प्रदेश में अराजकता फैलाई हुई है, जिस तरीके से चाहती है कि सत्ता चले, वो अब नहीं चलेगा। नीतीश कुमार अचेत हैं और अब यहाँ की जनता चाहती है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।